हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को हम लेने वाले हैं। मॉर्बन गवर्नेंस इसका टाइटल है। ये लिखा हुआ है एक एक्सीडेंट पे जो यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। देखिए, आज का आर्टिकल बहुत ही सिंपल है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा आप इसको खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके इसकी PDF को देख सकते हैं। वहाँ से आपको पढ़ने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। शुरू करें। सारी ग्रामर, सारी वोकैब इस क्विज़ के अंदर आ जाएगी। आप इस क्विज़ को पहले ट्राई करें। वीडियो के लास्ट में इस क्विज़ को हम सॉल्व करेंगे, है ना। जो भी आप सीखोगे इस क्विज़ पे अप्लाई करोगे ताकि आपको पता लगे आपने कितना उसको सीखा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे मॉर्बन गवर्नेंस। गवर्नेंस वर्ड आपने बहुत बार देखा है। ये बना है गवर्नमेंट से। गवर्नेंस मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का प्रशासन, है ना। गवर्नमेंट मतलब सरकार, गवर्नेंस मतलब प्रशासन। प्रशासन के लिए एक और बढ़िया वर्ड है अपने पास, रिजीम। रिजीम इसका मतलब भी होता है प्रशासन। कह रहा है कहीं का प्रशासन बड़ा ही मॉर्बन है। अब भैया मॉर्बन क्या होता है? मॉर्बन हर वो चीज़ है या तो जो मरने की कगार पे है, टू द पॉइंट ऑफ डेथ है, या फिर वो वक्त के साथ बदल नहीं रही है, स्टेगनेंट है, नॉट चेंजिंग है। समझ गए ना। अगर कोई चीज़ मरने वाली है, कोई इंसान है, कोई भी चीज़ है जो ख़त्म होने वाली है, डूम्ड है, डाइंग है, पेरिशिंग है, उसके लिए अपने मॉर्बन वर्ड को यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ जो वक्त के साथ नहीं बदल रही है, स्टेगनेंट है, रुकी हुई है, उसको भी मॉर्बन बोलेंगे। तो कह रहे कहीं का प्रशासन बड़ा ही मॉर्बन है, या तो मरने की कगार पे है या फिर वक्त के साथ बदलने से जो है इनकार कर रहा है। अब बात किसकी कर रहे हैं हम? कह रहे ऑन गाजियाबाद डिजास्टर। बात हो रही है गाजियाबाद में हुए इस बड़े इवेंट की, डिजास्टर की, इस बड़ी घटना की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्यों गाजियाबाद और यूपी को ये क्रिटिसाइज कर रहा है। टाइटल पैराग्राफ से हमें मालूम चलेगा। कह रहे द गाजियाबाद डिजास्टर अंडरस्कोर्स द नीड फॉर रेगुलर ऑडिट ऑफ सिविक प्रोजेक्ट्स। कह रहे जो गाजियाबाद का डिजास्टर है ना, वो अंडरस्कोर करता है। अंडरस्कोर करना मतलब हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना, अंडरलाइन करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, जोर दे करके। ये डिज़ास्टर जोर दे के इशारा करता है उस नीड की तरफ, उस ज़रूरत की तरफ जो है बार बार ऑडिट करने की सिविक प्रोजेक्ट्स की। सिविक प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जो लोकल बॉडी करती है, जो नगर पालिका और कॉरपोरेशन करती हैं, है ना। हमारे यहाँ पे रोड बना रही है नगर पालिका, कोई पुल बन रहा है, जो है ना ब्रिज बन रहा है, अंडरपास बन रहा है, वो सब के सब काम नगर पालिका करती है। तो अगर गाजियाबाद डिजास्टर को एक ही चीज़ बताता है हमें कि नगर पालिका के बनने वाले रोड, हाईवेज और पुलों की ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही करप्ट होते हैं। समझ गए। चलिए एक समरी दे देता हूँ मैं आपको, पता लगे किस बारे में है। उससे पहले शाम को लाइव आऊँगा खबरी ऐप पे। खबरी ऐप आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है। यूट्यूब के साथ साथ खबरी पे भी मेरे रोज़ लेक्चर्स आते हैं 5 से 10 मिनट के, जहाँ पे मैं आपको वोकैब और जो है ना ईडियम्स, फ्रेजेस, जो भी ग्रामर रूल्स, अभी ग्रामर रूल्स की सीरीज़ चल रही है वहाँ पे, तो करवाता हूँ। आप खबरी पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो, आप जाएंगे यूट्यूब के होम पेज पे, आगे 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 करते जाएँ। लास्ट में जब अबाउट पे आएंगे तो नीचे खबरी का लिंक रखा है, इस लिंक पर आप प्रेस करें। जैसे ही प्रेस करेंगे खबरी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। सर्च करना वहाँ पे YET योर इंग्लिश ट्यूटर। तो यहाँ पे आज शाम को आपको लाइव मिलूँगा आधे घंटे के लिए 8 बजे के करीब, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन करें। अब ले लो इसकी समरी। समरी ये है कि भाई गाजियाबाद में कुछ लोग, हुआ क्या, किसी की डेथ हुई होगी तो क्रेमेटोरियम में गए होंगे, है ना। क्रेमेटोरियम होता है शमशान घाट। शमशान घाट में डेड बॉडी को जलाने के लिए गए थे, उसके लास्ट राइट्स करने के लिए। वहाँ पर आ गई बरसात। अब जैसे ही बरसात आई तो ये एक चबूतरे के नीचे खड़े हो गए जाके। अब वो चबूतरे के नीचे खड़े हुए, वो नया नया बना हुआ चबूतरा, आज कल में बना हुआ, समझ गए ना, आज या कल में बना हुआ। अब जैसे ही वो उसके नीचे खड़े हुए, वो शेल्टर के नीचे वो ढह गया पानी की वजह से, बरसात की वजह से। अब हैरानी की बात ये आज कल में बना हुआ कैसे ढह गया, एकदम नया नया तैयार। अब इसी के बाद क्या हुआ, यूपी की सरकार ने उस जूनियर इंजीनियर को बुलाया जिसने इसको बनवाया था, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, और उन पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में भी बंद कर दिया। हमारा एक एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहे ये चीज़ों से डरते नहीं हैं ये क्योंकि करप्ट होते हैं ना। ये इंजीनियर जो होते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, इनको आदत पड़ गई करप्शन की। बाद में मालूम चलेगा शायद गलत मटेरियल यूज़ किया हो या इसको लापरवाही से बनाया भी गया हो। कह रहे कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं डरते हैं इस काम को करने में, क्योंकि पैसे वाले हैं, है ना, खूब पहुँच है उनके पास। कह रहा है इससे डरेंगे नहीं है। आपने एक आधे को पकड़ लिया, अंदर डाल दिया, आपको तो इनकी रेगुलर ऑडिट करनी पड़ेगी। हर रोज़
किसी ना किसी प्रोजेक्ट की जाके ऑडिट करो, वहाँ पे सही मटेरियल यूज हो रहा है नहीं हो रहा। कह रहे जब तक ऐसा नहीं करोगे ना तब तक ये करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स और करप्ट इंजीनियर्स इसी तरह की चीज़ें बनाएंगे और वो ढहती जाएंगी और लोग मरते जाएंगे। समझ गए? तो यही हमारी आज की जो है समरी है। आज की टोन है अपोलोजेटिक। ध्यान देना इस टोन पे। जब जब कोई घटना ऐसी हो जिसमें डेथ्स हो, जिसमें आपको बाद में थोड़ा सा खेद हो, यार ऐसा कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, तब तक अपोलोजेटिक टोन होती है जिसमें हम खेद व्यक्त करते हैं, अपना जो है ना अपने अंदर की वो बताते हैं यार ऐसा क्यों हुआ, है ना। चलिए अब शुरू करने वाले आर्टिकल को ध्यान से देखें। सिंपल है वैसे तो। कह रहा है इवन टू दोज फैमिलियर विद द एनार्की दैट करेक्टराइजेस इंडियाज पब्लिक स्पेसेस द कोलैप्स ऑफ अ न्यूली बिल्ट शेल्टर in a crematorium in Muradnagar in UP's Ghaziabad district, killing at least 24 people is a shock। ऐसे ही पढ़ना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको पीस बाय पीस इसको पढ़ना है ना, लंबा सेंटेंस है। कह रहा है इवन टू दोज, यहाँ तक कि उनके लिए, इवन टू दोज यहाँ तक कि उनके लिए। अच्छा किन के लिए? जो फैमिलियर हैं, जो कि जाने पहचाने हैं उस एनार्की के साथ, उस पेंडेमोनियम के साथ, उस लॉलेसनेस के साथ, समझ गए ना, अराजकता के साथ, जो कि क्रिटिसाइज करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, चित्रण करती है इंडिया के पब्लिक स्पेसेस को, इंडिया के जो है पब्लिक जो है जगहों को। कह रहे यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जिनको अच्छे से पता है कि इंडिया के पब्लिक स्पेसेस में कितनी अनार्की है, इंडिया के पब्लिक स्पेसेस में कितनी अराजकता आपको मिलेगी। कह रहे यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी क्या हुआ। कह रहे ये जो कोलैप्स हुआ ना, ये जो ढहने का काम हुआ, एक नए बिल्ट शेल्टर का, एक नए बने हुए चबूतरे का, कहाँ पे? एक क्रेमाटोरियम में, एक शमशान घाट में। किस जगह पे? एक मुरादानगर नाम के शहर में जो है यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और कैसा कोलैप्स है ये? है मारने वाला कम से कम 24 लोगों को। कह रहे ये जो कोलैप्स है ना, ये एक शॉक है, अपने आप में झटका है। हमें सबको पता है इंडिया की पब्लिक स्पेसेस के अंदर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती है ना, करप्शन बहुत है, चीज़ें बनाती है गवर्नमेंट, सड़कें बनाती है वो टूट जाती हैं। कह रहे यहाँ तक कि हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको अच्छे से पता है कि एनार्की कैसी है पब्लिक स्पेसेस में, फिर भी ये कोलैप्स है ना, हमारे जैसे लोगों के लिए भी जो इस जगह पे हुआ चबूतरे का, एक शमशान घाट में 24 लोगों को मारने वाला, ये अपने आप में एक बड़ा शौक है, एक बहुत बड़ा झटका है। किसी की डेड बॉडी जलाने गए थे और उनकी भी वहीं जलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? कितनी बड़ी जो है अपने आप में आयरनी है ये। अब देखो इसमें देखने वाली चीज़, अगर आपको कोलैप्स और इसकी वर्ब नहीं पकड़ में आई, ये सेंटेंस को कैसे भी पढ़ पाने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं। अगर आपको ये नहीं पता लगा ना, ये कोलैप्स आपकी सब्जेक्ट है और इज़ आपकी वर्ब है, आप इसमें झक मरवा लो, इस सब सेंटेंस को आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए सिस्टमेटिकली आपको चलना है, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ें। दोज, चलो एक ग्रामर रूल बाद में करेंगे, पहले वर्ड्स देख लेते हैं। एनार्की, एनार्की का मतलब होता है अराजकता। डिसऑर्डर बोल दो, चाओस बोल दो, पेंडेमोनियम बोल दो। इसको चाओस बोल देना ठीक है, पर चाओस बोला नहीं जाता है। आप लोग चाओस बोलते हो इसलिए मैं चाओस बोल रहा हूँ, वैसे इसको बोला जाता है केओस। ठीक है ना, केओस, चाओस नहीं केओस। एनार्की, पेंडेमोनियम, डिसऑर्डर, केओस, चारों का मतलब है अराजकता, लॉलेसनेस। फैमिलियर का मतलब है जो जाना पहचाना हो, इन्फॉर्म्ड हो, अवेयर हो। अब देखो इसके लिए अच्छे वर्ड्स, एक्वाइंटेड, कॉन्वर्सेंट और वेल वर्स्ड। जब आप वेल वर्स्ड होते हो ना किसी चीज़ से, या एक्वाइंटेड होते हो या कॉन्वर्सेंट होते हो, तब आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हो, है ना। आई एम वेल वर्स विद दिस वर्ड, मैं इस दुनिया को अच्छे से जानता हूँ। समझ गए ना। तो वेल वर्स मतलब किसी चीज़ को अच्छे से जानना। तीनों वर्ड्स को देख लेना। शेल्टर का मतलब होता है चबूतरा या पनाह या शरण। इसके लिए अपने पास वर्ड है हेवन। 10 दिन पहले वीडियो आई थी, 4-5 दिन पहले आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था हेवन और हेवन में क्या फ़र्क होता है ना, याद है ना। तो हेवन का मतलब होता है शरण, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। तो ये हेवन वाला यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। क्रेमेटोरियम मतलब होता है शमशान घाट, इसको फ्यूनरल होम भी बोलते हैं। ये उनका होता है जिनकी बॉडीज़ को जलाया जाता है, जैसे हिंदूज़ हैं, है ना। अगर आपकी बॉडी को जलाया ना जाए, दफनाया जाए, तो उसके लिए वर्ड अपने पास सेमेट्री, इसको बोलते हैं कब्रिस्तान। ठीक है, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, पर क्रेमेटोरियम में जलाया जाएगा, सेमेट्री में दफनाया जाएगा। समझ गए ना। क्रेमेटोरियम को प्लूरल भी बना सकते हो, वो कैसे बनेगा आगे बताऊंगा, याद करके खुद सोचना पहले। क्रेमेटोरियम को पीछे UM आ रहा है, प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, आगे वर्ड आएगा इसका। अब एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, दे देम दोज वाला। कई बार मैंने करवाया है, बार बार करवा रहा हूँ क्योंकि आपका पक्का हो जाना चाहिए। 2-3 दिन पहले ही SBI PO के पेपर में कॉन्सेप्ट फिर से आया है ना, ध्यान से देख लेना। दे देम दोज में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो हैं तीनों एक दूसरे की जगह पे आते हैं, पर इनकी जगह फिक्स है ना। जगह इनकी एक है पर फिक्स है। कैसे देखेंगे, जैसे इस सेंटेंस को देखो, दे देम या दोज, इन दिनों में से एक चूज़ करके, शुड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन टाइम। उनको फाइल करनी चाहिए, उनको दायर करनी चाहिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वक्त पे। वर्ब आपकी शुड फाइल,
वर्ब को चाहिए एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो दे बन सकता है या दोज बन सकता है। देम सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो दे और दोज में से अब आपको एक को चूज करना है। ध्यान देना, जिनको फाइल करनी चाहिए उनके बारे में नहीं बताया गया है। कौन है वो लोग, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कुछ नहीं बताया गया ना, तो ऐसे केस में आप चूज करेंगे दे को, ठीक है। इनको मॉडिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव को नहीं लगाया गया है, कोई एडजेक्टिव क्लोज नहीं है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। ये जो है एब्सोल्यूट है अपने आप में। दे को आप चूज करें, दोज को चूज ना करें। अगला सेंटेंस देखोगे, दे दोज देम अर्निंग मोर देन 10 लाख शुड फाइल देयर रिटर्न इन टाइम। वो लोग, उनको फाइल करनी चाहिए अपनी रिटर्न ऑन द टाइम, उनको फाइल करनी चाहिए अपनी रिटर्न टाइम पे, जो कि अर्न कर रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा। अब देखो सब्जेक्ट तो चाहिए आपको, देम को तो आपको निकाल ही देना है, लेकिन दे और दोज में से आपको चूज करना है दोज को, क्योंकि अब आपके पास एक एडजेक्टिव क्लोज पड़ा है, एडजेक्टिव फ्रेज पड़ा है। वो लोग जो 10 लाख से ज़्यादा अर्न करते हैं, समझ गए ना। इस केस में उन लोगों के बारे में नहीं बताया गया तो दे लगाया, इसमें बताया गया तो दोज लगाया। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के तौर पे दोज को यूज़ करना है। दोज ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होगा उसी केस में। ध्यान से देखो, वी शुड हेल्प दे देम दोज हु आर हेल्पलेस। हमें मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो हेल्पलेस है, मजबूर है। हमें मदद करनी चाहिए, हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो सब्जेक्ट हो गया वी, वर्ब होगी शुड, सब्जेक्ट वर्ब तो आपके पास है। अब आपको हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए? उन लोगों की। ऑब्जेक्ट बनेगा या तो दे को निकाल दो, या तो दोज या देम। दोज सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, पर उस केस में लेना है जब आपके पास एडजेक्टिव पड़ा हो। अगेन हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लोज है, हु आर हेल्पलेस, इस केस में हम देम की जगह दोज को यूज करेंगे। वी शुड हेल्प दोज हु आर हेल्पलेस। ध्यान रखें, दोज सब्जेक्ट की जगह भी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ जाएगा अगर एडजेक्टिव रखा है। अगर एडजेक्टिव नहीं रखा है तो सब्जेक्ट की जगह दे और ऑब्जेक्ट की जगह देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार हो चुका रूल है ना, कई बार हो चुका है। ऐसा ना हो कोई ऐसा बोल रहा हो सर मुझे आता नहीं है। कह रहा है अ ग्रुप अटेंडिंग अ फ्यूनरल शेल्टर्ड फ्रॉम रेन इन द स्ट्रक्चर व्हेन इट्स रूफ क्रम्बल्ड। एक ग्रुप जो कि अटेंड कर रहा था एक फ्यूनरल को, एक अंतिम संस्कार को, कह रहा उसने शेल्टर लिया, उसने शरण ली रेन से, जो है बारिश से, इस स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। जब इसकी रूफ क्रम्बल कर गई, जब इसकी छत ढह गई। क्रम्बल करना मतलब ढह जाना, कोलैप्स करना या केव इन करना, टू ब्रेक इनटू पीसेस। जब इसकी छत के टुकड़े टुकड़े हो गए तब ये ग्रुप इसके नीचे खड़ा था। कह द डेथ्स एंड इंजरीज हैव लेफ्ट फैमिलीज डिस्ट्रॉट। इन डेथ्स ने और इन इंजरीज ने, इन मौतों ने और इन चोटों ने रख दिया है या छोड़ दिया है परिवारों को बहुत ही डिस्ट्रॉट, बहुत ही एंग्जाइटी में। ये लीव वाला मैं आपको लेफ्ट वाला भी समझाता हूँ स्ट्रक्चर क्या होती है। पहले डिस्ट्रॉट वर्ड को देखें, इसका मतलब होता है एंक्शियस, परेशान, वरीड, डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब के लिए एक और वर्ड है परटर्ब्ड। करें मौतों ने सारे परिवारों को बहुत ही परेशान और एंक्शियस अवस्था में ला करके छोड़ दिया है। अब देखो ये बना कैसे स्ट्रक्चर, ध्यान से देखें। अक्सर लीव नाम की लिंकिंग वर्ब के बाद आप इसको देखेंगे। द एक्सीडेंट, देखो ऐसे बनेगी, लीव प्लस में समवन प्लस में एक एडजेक्टिव। द एक्सीडेंट लेफ्ट मैनी वर्कर्स डेड। इस एक्सीडेंट ने छोड़ दिया बहुत सारे वर्कर्स को, जो है डेड, जो मरा हुआ। मतलब क्या है, इस एक्सीडेंट के कारण बहुत सारे वर्कर्स जो हैं, जो काम कर रहे थे, उनकी मौत हो गई, है ना। तो लीव समवन प्लस में कोई एडजेक्टिव, मतलब आप उस आदमी को ऐसा बना करके छोड़ रहे हो। वैसे ही द फ्लड्स हैव लेफ्ट विलेजर्स हंग्री एंड अनशेल्टर्ड। इन फ्लड्स ने बना करके छोड़ दिया विलेजर्स को भूखा और अनशेल्टर्ड। ना तो उनके पास मकान है फ्लड्स के बाद, ना उनके पास खाना है कुछ खाने के लिए, है ना। शेल्टर भी नहीं है और फूड भी नहीं है। तो ऐसे लीव के बाद में आप दो एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव लगा के बताएं आपने उस आदमी को किस अवस्था में छोड़ा है। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें, लीव प्लस में एक नाउन प्लस में एक एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिंस वुमेन आर नॉट पार्ट ऑफ द फ्यूनरल राइट्स इन क्रेमेटोरिया दे केम टू नो ऑफ द फेट ऑफ द मैन मच लेटर। कह रहे सिंस, क्योंकि विमेन जो है, औरतें जो हैं, नहीं है एक हिस्सा फ्यूनरल राइट्स का, अंतिम संस्कार के जो है कस्टम्स का, रिचुअल्स का। तो हमारे अंतिम संस्कारों में औरतें अक्सर नहीं जाती हैं, है ना, शमशान में। कह रहे क्योंकि औरतें जो इसका हिस्सा नहीं थी इस क्रेमेटोरिया में, इस तरह के शमशान घाटों में, तो कह रहे उनको पता लगा, उनको बाद में पता चला, दे केम टू नो ऑफ द फेट, इस फेट का, इस बुरे भाग्य का इन आदमियों के बहुत बाद में, मच लेटर। तो उनको बहुत घंटों बाद पता लगा कि उनके आदमी जो घर से गए थे किसी की डेड बॉडी को जलाने, एक्चुअल में अब उनको भी जलाना पड़ेगा वहीं पे ले जाके, समझ गए ना। चलिए अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है। वुमेन की वर्ब है आर, दे की वर्ब है केम। राइट का मतलब होता है रिचुअल, संस्कार, है ना, कस्टम, हमारी जो है रूढ़ियाँ।
क्रेमेटोरियम का ही प्लूरल है क्रेमेटोरिया। अभी ऊपर मैंने आपको बताया ना, शमशान घाट एक हो तो क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम, लेकिन शमशान घाट एक से ज़्यादा हो तो क्रेमेटोरिया। ये और वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला। कुछ खास नाउन्स पे ही लगता है। 5 नाउन्स अभी के अभी सब लोग यहाँ पे छोड़ो, वीडियो को पॉज करो, 5 नाउन्स को याद करो। अगर लिख सको तो कमेंट में लिख के डालो कौन से ऐसे 5 नाउन हैं जो पीछे तो लेते हैं तो बन जाते हैं सिंगुलर, और जैसे ही को उठा करके ए लगाया जाए तो बन जाते हैं प्लूरल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, याद होने चाहिए आपको कम से कम 5 नाउन्स ऐसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे अ टोकन सोलेशियम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द डेड एंड रिलीफ मेजर्स फॉर अदर्स, बट द लॉस ऑफ ब्रेड विनर्स हु वर इन लो पेइंग जॉब्स हैज़ लेफ्ट द फैमिली मेम्बर्स डेस्टिट्यूट। कह रहा है एक थोड़ा सा छोटा सा टोकन सोलेशियम, सोलेशियम क्या होता है? थोड़ी सी ऐसी राहत जो थोड़े वक्त के लिए आपके लिए राहत हो, कंपेंसेशन बोलते हैं इसको, हर्जाना बोलते हैं ना, छोटा सा हर्जाना। टोकन सोलेशियम मतलब छोटा सा हर्जाना। कह रहे एक छोटा सा हर्जाना अनाउंस कर दिया गया है, या एक टेम्परेरी सा हर्जाना अनाउंस कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए जो है नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द डेड, जो कि द डेड मरे हुए लोगों के रिश्तेदारों का नेक्स्ट है। समझ गए ना? बाप है तो उसका बेटा, वाइफ है तो उसका हस्बैंड, समझ गए? तो इस तरह से नेक्स्ट ऑफ द किन के लिए जो टोकन सोलेशियम है अनाउंस कर दिया गया है, और रिलीफ मेजर्स किए गए हैं अदर्स के लिए। कह रहे लेकिन जो लॉस है ना, जो नुकसान है ब्रेड विनर्स का, ऐसे लोगों का जो अपना घर चलाते थे, जिनके पैसे पे आमदन पे घर चलता था, ब्रेड विनर्स। कह रहे जो लॉस है ना ऐसे लोगों का जो कि लो पेइंग जॉब्स में थे, जो छोटा मोटा काम करते थे, इस लॉस ने छोड़ दिया है कई परिवारों को गरीब बना के, डेस्टिट्यूशन में डेस्टिट्यूट छोड़ के। समझ गए? तो कह रहे भले ही सरकार ने छोटा सा हर्जाना दे दिया है, लेकिन फिर भी लॉस ऑफ ब्रेड विनर्स ने कई लोगों को डेस्टिट्यूट बना दिया है, क्योंकि उनका वो आदमी ही घर चलाया करता था, पैसे कमा के लाता था। समझ गए? अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो। सोलेशियम, एक वर्ड होता है सोलिस। सोलिस का मतलब होता है राहत, छोटी सी राहत, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी। तो सोलेशियम जो है ना सोलिस से ही बना है। समथिंग दैट गिव्स यू ए सोलिस इज कॉल्ड सोलेशियम। समझ गए? सोलेशियम मतलब आपको राहत देने वाला हर्जाना या कंपेंसेशन। ये सोलेशियम भी वैसे ही चलता है, अडेंडम अडेंडा, करिकुलम करिकुला, ऊपर आपने क्रेमेटोरियम क्रेमेटोरिया, वैसे सोलेशियम सोलाशिया। ठीक है ना? ये वही वाला नाउन है, और ए वाला, सिंगुलर से प्लूरल, अगर आप जानते हो कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखने वाला वर्ड हो रहा है ब्रेड विनर्स, वो लोग जो आपके लिए ब्रेड विन करते हैं। ब्रेड मतलब रोटी, विन मतलब कमाना। जो आपके घर में रोटी कमा के लाए ना, जिसकी आमदन से घर चले, दैट पर्सन इज कॉल्ड योर ब्रेड विनर, है ना, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। डेस्टिट्यूट अगेन आप देख रहे हो, लीव, लीव प्लस में नाउन प्लस में एडजेक्टिव। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, इंडिजेंट, इम्पोवरिश्ड। इस लॉस ने लीव कर दिया है, छोड़ दिया है फैमिली मेंबर्स को गरीब बना के। समझ गए ना? वही वाली स्ट्रक्चर, लीव प्लस में नाउन प्लस में एडजेक्टिव। स्ट्रक्चर्स के पीछे भागो, इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है, 300-400 स्ट्रक्चर्स ही हैं। अगर आपने इनको पकड़ लिया ना, पूरी इंग्लिश इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनी है। तो ये स्ट्रक्चर्स ही मैं आपको बताता हूँ, बार बार इनको सीख लो, एक बार जिंदगी भर काम आएंगी। कह द स्टेट हैज़ शोन ग्रेट अलैक्रिटी इन अरेस्टिंग 4 people including a junior engineer besides a contractor, citing culpable homicide causing hurt and endangering lives। कह स्टेट ने, यूपी ने दिखाया है बहुत ही ज़्यादा अलैक्रिटी को, बहुत ही ज़्यादा स्मार्टनेस को। अलैक्रिटी होती है चुस्ती, है ना, किसी काम को कुशलता से, चुस्ती से करना। कह रहे स्टेट ने बहुत ही चुस्ती और सावधानी दिखाई है अरेस्ट करने में 4 लोगों को, जिसमें शामिल है एक जूनियर इंजीनियर भी, और साथ ही साथ किसके, कॉन्ट्रैक्टर के, जिसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, है ना, इसको बनाने का। अच्छा, ये काम कैसे किया स्टेट ने? साइड करते हुए, हवाला देते हुए कल्पेबल होमिसाइड का। होमिसाइड होती है मर्डर, कल्पेबल होता है इरादतन। हर वो चीज़, हर वो क्राइम कल्पेबल है जिसके अंदर आपका इरादा प्रूव हो जाए। कोर्ट बोले भाई ये मर्डर तो इसने किया है, लेकिन इरादे के साथ किया, मारने के इरादे से ही किया है। समझ गए ना? तो कह रहे इन 4 लोगों को मर्डर करने के इरादे से, इरादतन मर्डर करने के जो इल्ज़ाम को हवाला देते हुए स्टेट ने इन 4 को बंद कर दिया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है। और ये होमिसाइड कौन सी है? ये वो होमिसाइड है, ये वो मर्डर है जो कॉज करता है हर्ट को और जिंदगियों को एंडेंजर करता है, खतरे में डालता है। समझ गए? एंडेंजर वर्ड कई बार आया है, डेंजर के आगे एन लगाया हुआ है, वर्ब बनाई हुई है। डेंजर मतलब खतरा, एंडेंजर मतलब खतरे में डालना। वैसे ही डेंजर का एक सिनोनिम है पैरल, उसके अगर आप इम लगा दें आगे तो वो भी वर्ब बन जाता है। तो एंडेंजर मतलब खतरे में डालना,
इम्पेरिल मतलब खतरे में डालना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड्स हैं, है ना। चलो इसमें देखने वाला कुछ आया नहीं। और साइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब स्टेट ने ऐसा दिखाया तभी इसका हवाला भी दे रहा था। करेक्ट, देयर आर इंडिकेशंस दैट इट मे यूज द NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगेंस्ट सम ऑफ द अक्यूज्ड। कह रहा है ऐसी इंडिकेशन भी हैं, ऐसे इशारे भी हमें मिल रहे हैं कि स्टेट जो है हो सकता है यूज़ कर दे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और किसके खिलाफ, कुछ अक्यूज के खिलाफ। जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिन पे आरोप लगाए गए हैं, द अक्यूज्ड हैं, उनमें से कुछ के खिलाफ ये बड़ा सा भारी भरकम सा एक्ट भी स्टेट लगा सकता है। द अक्यूज्ड यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कल भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था एक छोटा सा सेंटेंस, उस सेंटेंस में कॉमन प्लूरल नाउन पे अटक गए सब और मेन एरर को पकड़ ही नहीं पाए, है ना। तो देख लो कॉमन प्लूरल नाउन क्या होता है। द प्लस में कोई एडजेक्टिव लग जाए तो वो नाउन बन जाता है और कॉमन नाउन होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे द पावरफुल हैव देयर ओन वे, जो पावरफुल लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो किसी से नहीं पूछते ये रोड कहाँ जाएगी। जो पावरफुल होते हैं वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे द प्लस में पावरफुल, द प्लस में एडजेक्टिव, देखो द प्लस में एडजेक्टिव, ये अपने आप के अंदर एक नाउन बन गया और ये बता रहा है पूरी क्लास को, ये बता रहा है सभी पावरफुल लोगों को। समझ गए ना मेरी बात को। द पावरफुल का मतलब है हर टाइप का जो है पावरफुल पर्सन, तो ये बनाएगा कॉमन प्लूरल नाउन को, इसलिए इसकी वर्ब है हैव, इसकी वर्ब है प्लूरल, है ना, यही ध्यान देना होता है आपको। और इसीलिए इसके लिए जो एडजेक्टिव लगा है वो लगा है देयर, ना कि हिज, ना कि हर। अब अगला सेंटेंस देखो, द पावरफुल मैन हैव देयर ऑन वे, द पावरफुल मैन हैव देयर ऑन वे। यहाँ पे ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा क्योंकि द पावरफुल तो है लेकिन इसके बाद में नाउन भी लगा है। अब ये पावरफुल जो है ना इस नाउन के लिए आया है और द जो है इस मैन के लिए आया है, तो इसलिए ये कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है, ये एक सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये मैन है, सिंगुलर होता है। तो कॉमन प्लूरल नाउन के लिए बाद में नाउन होना नहीं चाहिए, अगर नाउन लगा है तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। तो ये द पावरफुल नहीं है, द पावरफुल मैन है, इसके लिए वर्ब आएगी हैज़ और देर की जगह आएगा हिज। ठीक है, समझ गए ना। फॉर्मूला याद करना उतना जरूरी है जितना आपको उसको लगाना आना जरूरी है ना। याद करने से, रट्टा मार लेने से आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हैज़ और इज लगेगा मैन के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। कह सच मेजर्स कैन नॉट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट टू गवर्नेंस बट द योगी गवर्नमेंट्स फेवर्ड इमेज is that of a strong enforcement which it has sought to demonstrate time and again by shooting down in encounters those with a criminal record। थोड़ा लंबा सेंटेंस है पर ध्यान से पढ़ो, सिंपल है। कह रहा है ऐसे मेजर्स, ये जो NSA लगा दिया, अंदर बंद कर दिया, कह रहे ऐसे जो कदम है ना ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट को, लगातार इंप्रूवमेंट बेहतरी नहीं ला सकते। और कहाँ पे, गवर्नेंस में, प्रशासन में। लेकिन योगी की, आदित्यनाथ की सरकार की जो फेवर्ड इमेज है, जो इसकी जानी पहचानी इमेज है, वो है एक स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट की। ये सरकार को जाना जाता है कड़े तरीके से, सख्ती से कानूनों को पालन करवाने वाली। करे जिसको इसने सॉर्ट भी किया, जिसको इसने मांगा भी, कोशिश भी किया, सीख भी किया कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करे, दिखाए सबको। और कैसे दिखाए, बार बार, टाइम एंड अगेन। और क्या करके, शूट डाउन करके, गोली मार के गिरा करके। और किसके अंदर, एनकाउंटर्स में। और किनको, उनको जिनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो विकास दुबे से लेकर के बड़े बड़े जो एनकाउंटर हुए हैं, सब में यूपी गवर्नमेंट ने यही दिखाया कि हम स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट वाली एक सरकार हैं, अगर आप कानून को नहीं मानते हो तो हम गोली मार देंगे। अब इसमें देखने वाली चीज़, सेंटेंस सिंपल है, सब्जेक्ट वो आप पकड़ रहे हैं। दोज यहाँ पे लगा है अगेन विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर ये ना होता तो यहाँ पे आता देम, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता देम, लेकिन इन देम के लिए अपने पास एक एडजेक्टिव जो ना फ्रेज आया है, वो वाले लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसलिए देम की जगह लगा दोज। कह रहे दैट अप्रोच कैन डू लिटिल टू इम्प्रूव यूपी स्टैंडिंग। ये अप्रोच है ना की बराबरी करेगी, लिटिल करेगी। और किस लिए, यूपी के कद को, स्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इस अप्रोच से यूपी के अंदर करप्शन और इस तरह की लॉलेसनेस रुकने वाली नहीं है। कह रहे द गाजियाबाद डिजास्टर इज क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम दैट लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट्स। गाजियाबाद का डिजास्टर जो है वो सीधे सीधे प्रोडक्ट है, नतीजा है, आउटकम है एक ऐसे सिस्टम का जिसमें कमी है ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की और ऑडिट्स की। वक्त पे वहाँ पे ऑडिट भी नहीं होती है। और कह रहा है वो सिस्टम एंड डज नॉट यील्ड टू क्विक फिक्सेस और मेजर्स मेंट टू एड डिटरेंस। ये वही सिस्टम है जो लैक तो करता ही करता है, साथ ही साथ यील्ड टू भी नहीं करता।
साथ ही साथ ये एक्सेप्ट भी नहीं करता उन फिक्सेस को, उन समाधानों को, उन हलों को, उन जो है आंसर्स को, उन मेजर्स को, उन कदमों को जिनका एक ही मीनिंग है कि कैसे ही करके डेटरेंस को एड किया जाए, प्रिवेंशन को बनाया जाए। देखो, एड डेटरेंस का मतलब होता है, अगर मैं आपको बता दूं कि भाई तुम सरकारी कर्मचारी हो, अगर रिश्वत लेकर के तुमने कोई ऐसी सड़क बनाई जो खुद गई, जो अपने आप टूट गई सड़क के जो है बरसात के अंदर, तो आपको आपकी नौकरी जा सकती है। अब आपको मैंने ऐसी सड़क बनाने से डिटर कर दिया, ऐसा मेजर मैंने आपके सामने ले लिया कि अब आप ऐसी सड़क बनाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जैसे ही ये सड़क टूटेगी 6 महीने के अंदर मेरी नौकरी चली जाएगी। तो कह रहा है ये जो ऐसा सिस्टम है यूपी का जिसमें ट्रांसपेरेंसी ऑडिट्स बिल्कुल भी नहीं है, और ये ऐसा सिस्टम बन गया, ये बेशर्म हो गया है, इसके सामने आप कुछ भी कर लो और ऐसे मेजर्स आप ले आओ चाहे डेटरेंस आए तब भी नहीं डरता, क्योंकि इनको पता है हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही हमारा काम चलता है। समझ गए ना? दैट की दो वर्ब्स हैं, पहली लैक, दूसरी यील्ड टू। यील्ड टू का मतलब होता है एक्सेप्ट करना या सरेंडर करना। फिक्स का मतलब होता है समाधान। डेटरेंस का मतलब होता है प्रिवेंशन, डिटरमेंट, है ना, किसी चीज़ को रोकने का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एवरी ईयर द मानसून एक्सट्रैक्ट्स अ पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ कोलैप्स बिल्डिंग्स इन सेवरल स्टेट्स। हर साल मानसून जो है एक्सट्रैक्ट करता है, लेकर के आता है, ड्रॉ आउट करता है एक पेनल्टी को, एक नुकसान को, और किस रूप में? इन फॉर्म ऑफ कोलैप्स बिल्डिंग्स, गिरी हुई बिल्डिंग्स की फॉर्म में बहुत सारी स्टेट्स में। तो हर साल मानसून जो है ऐसी एक पेनल्टी को ड्रॉ आउट करके लाता है, निकाल करके लाता है, एक्सट्रैक्ट करके लाता है हमारे लिए बहुत सारे राज्यों में। कह रहे जस्ट ओवर 3 years ago several people died when part of a bus stand caved in near Coimbatore in Tamil Nadu। कह रहे महज 3 साल पहले ही, जस्ट ओवर 3 years ago, बहुत सारे लोग डाइड हुए, बहुत सारे लोग मरे। और कब हुआ ये काम? जब एक पार्ट, एक हिस्सा एक बस स्टैंड का केव इन कर गया, कोलैप्स कर गया, क्रम्बल कर गया, ढह गया। और कहाँ पे? कोयम्बटूर के नज़दीक में, तमिलनाडु में। तो कह रहा है ऐसा काम 3 साल पहले भी हो चुका है। सिंपल सेंटेंसेज है, रिपीट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अपैल्ड बाय द 41 डेथ्स इन अ बिल्डिंग डिजास्टर एट भिवांडी, महाराष्ट्र in September last year, the Bombay High Court framed questions for municipal authorities including the basic premise। कह रहे अपैल होकर के, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, हॉरिफाइड होकर के, डर के मारे या एकदम बोचक्का होकर के, हैरान होकर के, और किसके द्वारा? 41 मौतों के द्वारा एक बिल्डिंग की डिजास्टर में, एक्सीडेंट में, भिवंडी नाम के शहर में, महाराष्ट्र के अंदर, सितंबर के अंदर पिछले साल। तो कह रहा है ऐसे 41 डेथ के एक एक्सीडेंट से अपैल्ड होकर के, फ्राइटेंड होकर के, है ना, हॉरिफाइड होकर के, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, उसने फ्रेम किया क्वेश्चंस को, उसने कई सवाल जो है खड़े किए। और किसके लिए? म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के लिए, नगर पालिका और कॉरपोरेशंस के लिए। और जिसमें शामिल था, इन सवालों में शामिल था, इंक्लूड था एक बेसिक सा प्रीमाइस, एक बहुत ही आधारभूत जो है आर्गुमेंट। प्रीमाइस मतलब बेसिस या आर्गुमेंट, अजम्पशन। अब देखो वो प्रीमाइस बताएगा। हाई कोर्ट ने जो सवाल पूछा, आर दोज इन अथॉरिटी कंप्लीटली हेल्पलेस इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्टॉपिंग द लॉस ऑफ लाइफ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है अपने आप में इंट्रोगेटिव, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क देख रहे हो ना? कह रहे क्या वो लोग जो अथॉरिटी में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, क्या वो पूरी तरह से मजबूर हैं, हेल्पलेस हैं रोकने में ढह जाने को स्ट्रक्चर्स के, और स्टॉप करने में लॉस ऑफ लाइफ को? बॉम्बे हाई कोर्ट का यही सवाल था, बार बार हो रहे हैं। तो क्या आप लोग जो अथॉरिटी में बैठे हो ऐसा बोल सकते हो कि हम टोटली हेल्पलेस हैं, हमसे मत पूछो क्यों कोई बिल्डिंग गिर गई और क्यों कोई मर गया? तो ये सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर महाराष्ट्र से पूछा था। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब शुरू में क्यों आई है समझ जाना जरूरी है आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या तो व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, वेयर से ऐसे शुरू होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ताकि आपको पता लगे कि सवाल को पूछा गया है। प्रीमाइस आप जानते हैं, बेसिस, अजम्पशन, आर्गुमेंट, है ना, कोई आधार किसी चीज़ का कहलाता है प्रीमाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस था। कर द कोड ऑल्सो emphasized that citizens have a right to live in a safe buildings and environment within the meaning of Article 21। करे कोर्ट ने यह भी इंफोसाइज किया, कोर्ट ने इस चीज़ पे भी जोर डाला। क्या जोर डाला भाई? कि जो हमारे नागरिक है ना, उनका अधिकार है जीने का, राइट टू लिव है उनके पास। और कहाँ पे? सेफ बिल्डिंग और एनवायरनमेंट में। और किसके अंदर? ये आर्टिकल के 21 के अंदर उनको ऐसा राइट मिला हुआ है। तो आर्टिकल 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। उसके अंदर कोर्ट ने बोला कि सबको अधिकार है कि जीवन जिए सेफ एनवायरनमेंट और बिल्डिंग के अंदर। आप कोई ऐसी बिल्डिंग को ना छोड़ो जो टूटने वाली हो, गिरने वाली हो।
इम्फोसाइज वर्ब आई है, ऊपर आई थी अंडरस्कोर, हाईलाइट, इम्फोसाइज, है ना, ये सब की सब वर्ब्स एक जैसा ही काम करती हैं, किसी चीज़ पे जोर देना। एक और चीज़, राइट के बाद में आप अक्सर टू देखेंगे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू ट्रेवल, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। आपको ऑफ लगाने की इच्छा होगी, सूचना का अधिकार, तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया ना, सूचना का अधिकार। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में आप देखोगे राइट्स के बाद में, अमेंडमेंट्स के बाद में अक्सर अब टू नाम का प्रपोजिशन फिक्स होता है, तो इसको आप फिक्स रखें हमेशा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट हैपेंड इन गाजियाबाद इज पर्टिकुलरली डेप्लोरेबल एज द क्रमेशन ग्राउंड इज एन एसेंशियल फैसिलिटी एंड एंटायरली विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू मेंटेन। कह रहे जो गाजियाबाद में हुआ, व्हाट हैपेंड इन गाजियाबाद, जो गाजियाबाद में हुआ, व्हाट हैपेंड इन गाजियाबाद, वो अपने आप में खास करके डेप्लोरेबल है। डेप्लोरेबल मतलब शर्मनाक, डिस्ग्रेसफुल, जिससे आपको घिन हो जाए। कह रहे अपने आप में घिन आने वाली बात है जो गाजियाबाद में हुआ। क्यों हुआ भाई ऐसा? क्योंकि जो क्रेमेशन ग्राउंड है ना, जो शमशान घाट है, वो एक एसेंशियल फैसिलिटी है, सबको उसकी ज़रूरत होती है हिंदू जो समाज में। और कह रहे ये एंटायरली एम्बिट के अंदर है, एंटायरली दायरे में है पब्लिक अथॉरिटीज़ के, हमारे जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के मेंटेन करना। तो कह रहे ये एक ऐसी चीज़ है नहीं जिसकी किसी को ज़रूरत ना पड़े। शमशान घाट में जो सब लोग जाते ही हैं कभी ना कभी, और ये पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में है इसको मेंटेन करना। तो ये अपने आप में घिन आने वाली बात है कि ऐसी जगह पे ऐसा काम हुआ। यहाँ पे इसकी वर्ब आपको नहीं मिलेगी, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट है ये वाला क्लॉज, व्हाट हैपेंड इन गाजियाबाद इज, व्हाट हैपेंड इन गाजियाबाद इज, ठीक है ना। तो ये पूरा क्लॉज ही इस नाम की वर्ब का सब्जेक्ट है। व्हाट से शुरू होने वाले क्लॉज इसी तरह का काम करते हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो आपने देखी है तो वहाँ आप जानते होंगे, है ना। डेप्लोरेबल आपको बता दिया, घिन आने लायक। एम्बिट का मतलब होता है दायरा। कह रहे देयर आर सजेशंस दैट द स्ट्रक्चर वॉज पुअरली डिजाइंड, लैकिंग स्टेबिलिटी ड्यू टू यूज ऑफ इंफीरियर मटीरियल्स while the contractor had several projects assigned to him in the district। कह रहा ऐसे सजेशंस भी हैं, ऐसी बातें भी हमें पता लगी हैं। क्या पता लगी हैं भाई? कि जो स्ट्रक्चर है ना, ख़राब तरीके से डिज़ाइन थी, इसका डिज़ाइन जो है बिल्कुल ठीक नहीं था, और ये लैक भी करती थी। कैसे डिज़ाइन थी? लैक करती हुई स्टेबिलिटी को, इसमें संतुलन था ही नहीं। और किस वजह से? इन्फीरियर मटेरियल्स की वजह से, ऐसा मटेरियल जो कि ख़राब मटेरियल है। और कह रहे जबकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास बहुत सारे सेवरल प्रोजेक्ट्स जो हैं उसने असाइन करवा रखे थे अपनी तरफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये कॉन्ट्रैक्टर कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत सारे काम कर रहा था गाजियाबाद में। और इसके बारे में ये पता लगा कि इसने जो स्ट्रक्चर बनाई थी, डिज़ाइन इससे ख़राब होते थे, और इस स्ट्रक्चर में खास करके इन्फीरियर मटेरियल भी इसने यूज़ किया था। समझ गए? अच्छा, इन्फीरियर वर्ड को देखते ही आपको याद आना चाहिए, ये सभी एडजेक्टिव्स या वर्ब्स ऐसी हैं, ये सभी एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके बाद में हमेशा टू लगता है। सीनियर टू या देन नहीं, सीनियर टू, देन इसके बाद में कभी भी नहीं आएगा। सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू और प्रायर टू, ठीक है ना। एंटीरियर मतलब सामने का हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा, बैक साइड का हिस्सा किसी भी चीज़ का। तो इनके बाद में क्या आएगा? हमेशा कंपैरिजन के लिए टू लगाया जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो नहीं रहा है इसलिए टू नहीं लगाया है ना, होता तो इन्फीरियर के बाद में टू आता। कर दीज एंड अदर चार्जेस इंक्लूडिंग फेवरेटिज्म इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस आर बेस्ट प्रूव्ड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेंबर। कह रहा है एक तो ये, और दूसरे सभी चार्जेस, कह रहा है ये जिसमें शामिल है फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद, है ना, निपोटिज्म, और जिसमें शामिल है जो इन्वॉल्व करता है पॉलिटिशियंस को, राजनेताओं को। कह रहे ये सभी चार्जेस जो है ना, सबसे अच्छे तरीके से प्रूव किए जाते हैं एकदम आज़ाद जुडिशियल मेंबर के द्वारा। एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाए, कोई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, वही इन चीज़ों के अंदर सही तरीके से इंडिपेंडेंटली छानबीन प्रूव कर सकता है ना। कह रहा मिस्टर आदित्यनाथ should realize that UP, a laggard on many development metrics, can transform itself only through rule of law and efficient implementation of public projects। कह रहा आदित्यनाथ को रियलाइज़ करना चाहिए, योगी साहब को इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि यूपी जो है ना, जो कि लैगर्ड भी है, जो कि पिछड़ा हुआ है बहुत सारी डेवलपमेंट मैट्रिक्स में, बहुत सारे विकास के पैमानों पे, है ना। मिस्टर आदित्यनाथ को रियलाइज़ करना चाहिए कि यूपी जो कि पिछड़ी हुई स्टेट है, विकास के कई पैमानों पे, मैट्रिक्स पे, वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है इटसेल्फ, खुद को। और महज कैसे? ओनली थ्रू रूल ऑफ लॉ से, कानून के राज से, और किससे? एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन से पब्लिक प्रोजेक्ट्स के। जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट हो उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा ही एफिशिएंट हो, कुशल हो, है ना। पैसा जितना आए उतना ही यूज़ हो, ज़्यादा जहाँ पे फिजूल खर्ची ना हो, करप्शन कम हो, और रूल ऑफ लॉ, कानून का राज हो। तो ये आदित्यनाथ जी को रियलाइज़ करना है, इन्हीं दोनों से ही यूपी आगे आएगा।
मैट्रिक का मतलब होता है पैमाना, है ना, मेजर बोल सकते हैं इसको। लैगर्ड का मतलब होता है जो पीछे रह जाए, जो लैग बिहाइंड करे, है ना। स्ट्रैडलर वर्ड होता है अपने लिए। स्ट्रैडलर वो आदमी होता है जो सारा झुंड आगे और ये पीछे पीछे अपना हिसाब से धीमे धीमे आ रहा है ना, वैसे यूपी की तरह है। करे द हॉरर ऑफ मुरादनगर शुड इम्पेल हिज गवर्नमेंट टू एक्ट। कह रहे ये जो हॉरर है ना मुरादनगर का, ये जो बड़ा डिजास्टर है, ये इम्पेल करना चाहिए, इसको कंपेल करना ही चाहिए, इंसाइट करना ही चाहिए, उकसाना ही चाहिए, जगाना ही चाहिए, ट्रिगर करना ही चाहिए इसकी गवर्नमेंट को कि वो एक्ट करना शुरू करे। तो इस हॉरर को अब इस गवर्नमेंट को जगा देना चाहिए कि फटाफट ये गवर्नमेंट काम में लग जाए। चलिए, सिंपल आर्टिकल, सिंपल एडिटोरियल, ज़रूर से एक लाइक दें। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। ज़्यादा अपने क्विज़ में भी कुछ है नहीं क्योंकि सब कुछ सिंपल ही था आज, है ना। फिर भी हो सकता है आपको थोड़ा मज़ा आए। इसको सॉल्व करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपैल्ड। अपैल्ड का सिनोनिम क्या होगा? अपैल्ड का मतलब होता है हॉरिफाइड, है ना, डरा हुआ। तो यील्ड टू का मतलब होता है किसी को मान लेना। यील्ड टू का मतलब एक्सेप्ट करना या सरेंडर कर देना, मान लेना। मॉर्बेंड का मतलब होता है मरा हुआ या मरने की कगार पे। डेप्लोरेबल होता है जिससे घिन आए। और मम्मीफाइड होता है, ये वर्ड मैंने आपको बताया नहीं था पर आपको खुद गैस करना था। आपने मम्मी देखी है? मम्मी मूवी देखी होगी ना, द मम्मी। ये अपनी मम्मी होती हैं जो, कौन सी वाली? घर वाली मम्मी नहीं, इजिप्ट वाली मम्मी। इजिप्ट वाली मम्मी कैसी होती है समझ लो ना आप। कोई आदमी मम्मीफाइड होगा ना तो मम्मी जैसा हो जाएगा, डर के मारे एकदम हिलना डुलना बंद कर देगा, वो हो जाएगा अपैल्ड। मम्मीफाइड मतलब डरा हुआ, एकदम हॉरिफाइड, जिसकी शरीर की हरकतें भी बंद हो जाए, है ना। एकदम आदमी कई बार सहम जाता है ना तो मम्मीफाइड हो जाता है। तो ये मम्मीफाइड एक्चुअल में अपैल्ड का करेक्ट सिनोनिम है। गैस करना था आपको क्योंकि 3 वर्ड्स तो सिनोनिम है नहीं, तो चौथा यही होगा, है ना। अब ये पहला वाला देख लो, इसमें 3 ब्लैंक्स हैं, ए बी सी। द करिकुलर प्रपोज्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। द करिकुलर प्रपोज्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। करिकुला एक प्लूरल नाउन है। अगर इसका प्लूरल नाउन है तो इसकी वर्ब आएगी वॉज, ना कि वर। करिकुलर प्रपोज्ड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी वर, है ना, वॉज नहीं वर। तो वर के लिए आपके पास आंसर है सेकंड या फोर्थ, सेकंड या फोर्थ। करिकुलर प्रपोज्ड बाय द यूनिवर्सिटी वर सुपीरियर इन, इट्स की जगह लगाना पड़ेगा देयर, ये भी गलत है ना। इन देयर कॉन्टेंट। करिकुलर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रपोज किए थे वो सुपीरियर थे अपने कंटेंट में, है ना। अब देखो सुपीरियर किसके मुकाबले थे? उसके मुकाबले जो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है, जो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में सिखाया जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो था ना, स्टेट यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से बड़ा अच्छा करिकुलर था। अब देखो सुपीरियर और कंपैरिजन के लिए टू, कंपैरिजन के लिए टू, तो फोर्थ हो गया आपका आंसर, ठीक है। सुपीरियर टू दोज, अब यहाँ पे आ जाएगा सी में दोज टोड इन सेवरल स्टेट बोर्ड्स, ठीक है ना। तो दोज से भी पता लगा सकते थे और टू से भी पता लगा सकते थे। सुपीरियर के बाद में तो टू आएगा, आपको पता है। सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, सबके बाद में टू आता है। तो सुपीरियर इन देयर कंटेंट टू दोज टोड इन सेवरल स्टेट बोर्ड्स। चलिए, मुलाकात होगी कल की वीडियो में शाम को 8 बजे खबरी पे लाइव। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं की है या डाउनलोड करने के बाद अनइंस्टॉल कर दी है, आज ही डाउनलोड करें। शाम को 8 बजे घंटा वंटा दबा के बैठना चैनल का, है ना। जैसे ही लाइव आऊँ आपको मिलना चाहिए नोटिफिकेशन। तब तक के लिए साइनिंग आउट।